अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, इस वक़्त पाकिस्तान एक बदतरीन दौर से गुज़र रहा है कि आप देखते हैं सैलाब की तबाहकारियाँ, दर्जनों ज़िंदगियाँ, मुआश, घर सब कुछ जो है वो बह बहा के लेकर जा रही हैं। अक़वाम होती है कि जब कोई आफ़त आती है, कुदरती आफ़त आती है, टफ़ टाइम आता है, चैलेंजेस आती हैं, तो अक़वाम जो है उनको मुत्तहिद और यकजा होने की ज़रूरत होती है। मगर बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे अनासिर वो इन तमाम नाजुक लम्हात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी सियासी दुकान चमकाना शुरू कर देते हैं। एक ऐसी मिसाल हमें पाकिस्तान में नज़र आती है कि जब एक ऐसा वक़्त जब पूरी कौम को एक मुत्तहिद, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर ये जो सैलाब की तबाहकारी है, कुदरती आफ़त है, इसके सामने खड़ा होकर डट कर मुकाबला करने का जो है एक घड़ी आ पहुँची थी। तो उसी तनाज़ुर के अंदर हम देखते हैं कि एक सियासी जमात जो इस कदर डेस्परेट हो चुकी है कि उसको कुछ समझ नहीं लग रहा कि वो अपने ही इदारों के खिलाफ, अपने ही मुल्क के खिलाफ, जो अपने ही लोगों के खिलाफ एक महाज बनाकर खड़ी हुई है, वही इदारे जो कि लोगों को रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम सिचुएशन इस धरती माँ को किस जानिब लेकर जाएगी, ये तमाम चीजें रखते हैं जी हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और तजिया निगार अहमद सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, आपने देखा है कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की तबाहकारी है, बड़ी हौलनाक ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं और हम ये देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर इस वक़्त आपको 2 फ़ोर्सेस बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं। एक तो पाक अफ़वाज के जवान, दूसरा बहुत से फ़लाही इदारे भी इस वक़्त काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या हम यकजा हो पाएँ? देखिए, यकजा अनफ़ॉर्च्युनेटली बदकिस्मती है हमारी कि जब भी इस तरह की कोई आफ़त आती है, तो उस आफ़त के अंदर से अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और पॉलिटिकल अपॉर्च्युनिटीज़ मोस्टली जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि एक वक़्त ऐसा आया था पाकिस्तान के अंदर जब ज़लज़ला आया था, तो ज़लज़ले के दिनों में एक सियासी जमात ने उस ज़लज़ले के पीछे छुप के कुछ और करने की कोशिश की थी। अब हम नाम नहीं लेते बहुत सारी सियासी जमात। फिर आप देखें कि यहाँ पे हमारे यहाँ चाइनीज़ प्रीमियर ने आना था और उस वक़्त की सियासी जमात जो है वो बाहर धरना देके बैठी थी। मुझे ये सियासी जमात जो आजकल के जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है ना, मैं अब पीटीआई की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखें कि अभी अगर आपको उन क्राइसिस जहाँ पे सैलाब है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जहाँ पे पत्थरों ने और पानी ने और पानी और मट्टी के मिलाप से आने वाले गारे ने पूरे के पूरे गाँव जो है वो मलियमेट कर दिए, घरों को बर्बाद कर दिया है, लोगों की ज़िंदगियों को जो है वो तहस-नहस कर दिया है। और वहाँ पे अगर कोई आपको फ़ोर्स काम करती हुई नज़र आती है, तो वो सियासी जमात नहीं है जिसकी वहाँ पे सूबे में हुकूमत है, केपीके के अंदर आप अगर स्पेशली देखें। वहाँ पे आपको फ़ौज नज़र आएगी, वहाँ पे आपको आम लोग नज़र आएँगे, हमें वहाँ पे उस इलाके के अपने लोग नज़र आएँगे जो अपनी मदद आपके तहत जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन नहीं नज़र आती तो हमें वहाँ की एक सूबाई हुकूमत नज़र नहीं आती और दूसरी हमें वो जो टाइगर्स थे, जिनके ऊपर बड़ा कहा जाता था, वो हमें नज़र नहीं आता। ना ही हमें बिलियन ट्री सुनामी नज़र आता है। हाँ, मैं मुड़ तो देख के बह गया ना, पर सारा ढोल का पूल खुल के सामने आ गया ना। उसकी वजह ये है कि अगर इतने ज़्यादा जो आप कहते थे कि जी हमने सुनामी ले आए हैं और हम बिलियन क्या पता नहीं कितने बिलियन हमने दरख्तों की हमने भरमार कर दी है और उससे क्लाइमेट जो है वो कितना पॉजिटिव हो जाएगा और कितना बेहतर हो जाएगा और उसकी बुनियाद पे उन्होंने कितने फंड्स खाए हैं। ये तो एक वो है अलग से एक सब्जेक्ट है। लेकिन अगर वो किया होता तो फिर ये कुछ ना होता जो आज हम सह रहे हैं। अच्छा, अहमद साहब, आप देखते हैं कि एक बड़ी एक टॉक्सिक पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक़्त पाकिस्तान में बनी हुई है कि एक जानिब जब ज़िमनी इंतखाबात का भी ऐलान होता है, तो ये जमात जो कि जमहूरियत की बहुत बड़ी चैंपियन है, ये उसका भी बायकॉट का बाकायदा ऐलान कर देती है। तो क्या ऐसे मुल्क में जमहूरियत आएगी? वो देखिए ज़मीनी इंतखाब तो इसलिए कि हार जाएँगे। देखिए हारने का मतलब ये नहीं है कि उनकी अवामी जो ताईद है वो कम हो गई है, बल्कि आपको अमूमी तौर पे पता है कि लोग हमारे जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो डिफरेंट हैं। लोगों की कोशिश होती है और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम एक ऐसी सियासी जमात को वोट दें जो कि ऑलरेडी इक़्तिदार में बैठी हुई है। उसका फ़ायदा क्या होता है आपको? उसका फ़ायदा ये होता है कि उनकी बच्चों में नौकरियाँ लग जाती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है उनकी नालियाँ बन जाती हैं, उनकी गलियाँ बन जाती हैं, उनके सीवेज का सिस्टम बेहतर हो जाता है। उनकी गैस अगर नहीं आ रही तो गैस के मीटर लगने शुरू हो जाते हैं, आपकी बिजली के मीटर लग जाते हैं और भी बहुत सारे खंभे-शंभे लग जाते हैं, गाँव को बिजली मिल जाती है। तो वो हमारे यहाँ लोग इस बुनियाद पे उस सियासी जमात के साथ खड़े हो जाते हैं, जो कि सियासी जमात इक़्तिदार में होती है और अमूमी तौर पे जो अपोज़िशन पार्टी है वो ज़िमनी इंतखाबात में हारती है। तो पीटीआई को इस बात का इदराक है और उनको पता है कि हम हार जाएँगे और हारने की सूरत में जो उनकी ताईद है,
जो पहले से जो कि मौजूद है वो मज़ीद कम हो सकती है। उसकी वजह ये है कि उनका एक एक बैड इंप्रेशन जाएगा लोगों के अंदर, तो उन्होंने बेहतर समझा उन्होंने कहा यार सेव कर लो, ज़रूरत ही नहीं है ज़मीनी इंतखाबात में। अब इसके पीछे जो मर्ज़ी वो कहते रहे, फ़लसफ़े जो मर्ज़ी मारते रहे। तो फ़लसफ़ा तो एक इनका ये भी था ना कि ये जमहूरियत के लिए, ये जमहूरियत की बका के लिए एक हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ इन्होंने अपनी सारी की सारी स्ट्रगल खड़ी की हुई है। मगर इस पार्टी के अंदर कितनी जमहूरियत है वो हमें यहाँ पे नज़र वो हाइब्रिड सिस्टम भारत का है पता नहीं, ये भी या वो हाइब्रिड सिस्टम इज़राइली का है? तो हाइब्रिड सिस्टम मतलब ये इनके ये लॉजिक मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि आप किनके खिलाफ ये मज़ामत कर रहे हैं और किसको आप जो है निशाना बना रहे हैं। क्या आपका आप जिसके ऊपर आप अपना ज़हर उगलना चाह रहे हैं या जिसके ऊपर आप अपने मुग़लज़ान भगना चाहते हैं, वो लोग अगर आपके अपने हैं, तो फिर तो कुछ समझ ही नहीं आती ना मुझे इस बात की। लिहाज़ा ये टोटल और सरीहन इनका एक इनको ये पॉपुलर जो कि पॉपुलर नारे पॉपुलर बात की जाती है ना सिस्टम के अंदर, जिसको जो बाई हो जाए, जो खरीदी जाए, जिसके ऊपर लोग जो है वो कहें वाह, वाह, वाह बड़ी बात हो। तो ये बात कैसे खरीदी जा रही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जिनकी नकलें वो अपने जलसे में उतारा करते थे, उनको इन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द कर दिया। इनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी जो है, पार्लिमानी कमेटी, वो इसकी मुखालफत इस डिसीजन की कर रही है। सारा आप वो वक़्त याद करें कि अंदर इजलास हो रहा था असेंबली का, बाहर खान साहब धरना देके बैठे हुए थे और अंदर महमूद अशरफी साहब तकरीर करते थे, मौलाना फजल रहमान साहब तकरीर किया करते थे, अंदर मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर किया करते थे, अंदर बिलावल भुट्टो साहब तकरीर किया करते थे और ये बाहर बैठ के उनको गालियाँ दिया करते थे। आज वही लोग अच्छे हो गए। अब ये मौलाना साहब के पास भी जाते हैं, उनसे भी जो है वो उनको जिनको ये पता नहीं क्या-क्या हमें तो वो बातें करते हुए भी शर्म आती है। इसलिए कि बहरहाल वो पाकिस्तान के एक 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 अवामी लीडर है और एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, जो मज़हबी और सियासी दोनों ग्राउंड्स के ऊपर जो है उनको पसंद करती है। सो हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि हम उसको तो ये उनके बारे में क्या कहते? ये इसी महमूद अचकज़ई के बारे में क्या कहते थे? कहते थे ये यूँ चादर पहन के और यूँ क बुक्कड़ मार के तो बाहर बैठा रहता है, तो अंदर बैठा रहता है, तो उसमें बैठा रहता है और ये आ गया जी। तो ये इस किस्म की बातें और आज वो महमूद अचकज़ई आपको अच्छा लगने लग गया है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि सियासत के अंदर कोई हरफ़ आखिर नहीं होता, कोई आपका परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त। तो ये बातें पहले सोचनी चाहिए ना। ये अब तय हो गया ना, इसका मतलब ये सियासत कर रहे हैं। ये तो बात पक्की हो गई ना कि इसका मतलब है कि फिर आपकी कोई पसंद नापसंद नहीं है, तो ये सियासत है। तो अगर आप सियासत करते हैं तो फिर दूसरों को भी करने दें। अच्छा, अगर सियासत की आप बात कर रहे हैं तो आपसे ये पूछना है कि ये भी क्या सियासत का हिस्सा है कि जिस तरीके से एक पार्टी पहले दावा करती है कि हम मोरूसी सियासत के खिलाफ है, वही पार्टी उसके बाद जो है अलीमा खान उसकी नई डिक्टेटर बन के सामने आ जाती है, कभी वो किसी से बदतमीजी करती हैं, उनका नहायत ही गैर अखलाकी रवैया सहाफ़ियों के साथ आप देखें, मीडिया कवरेज में क्या इन लोगों को मिलनी चाहिए? देखिए, नक्खा सिंह और प्रेम सिंह वन नेम एंड सेम थिंग। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर ऑलरेडी एक डायनेस्टी चल रही है, पॉलिटिकल जो उनकी फैमिली जो ब्लड लाइन है वो चल रही है और इनके यहाँ भी यही कुछ हमें नज़र आ रहा है। अब देखिए ना इनके अपने बच्चे आना चाह रहे हैं, बेटे आना चाह रहे हैं, तो क्या वो धनिया लेने आ रहे हैं? ये यहाँ पे आके उनको बहुत सैलाब की तबाहकारियाँ जो हुई हैं, उसपे आकर रिलीफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना उन्होंने। ऐसा तो कोई ऐलान नहीं हुआ ना। वो आना चाहते थे, किस लिए आना चाहते थे? ये हम लीड करेंगे जी, हम अपने बाप को निकालेंगे जी, ये करेंगे, वो करें। अच्छा आज बाप को निकाला है, क्या कहेंगे अब बाप की जगह भी लेंगे। यानी चेयरमैनशिप भी माँगेंगे। अच्छा फिर ये भी कहेंगे कि हमें वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया जाए। फिर वो ये भी इसलिए कि जो पॉपुलर पॉलिटिकल जो स्ट्रगल होती है उसका अल्टीमेट एंड जो है और अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है वो आप पावर पॉलिटिक्स और एक ख़ास सीट और प्रेमिसरशिप तक पहुँचना। तो पावर पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो यही से मेरा एक ज़िमनी सवाल है कि अलीमा खान के दोनों बेटे जिस तरीके से उनकी वीडियोस वर्जिश करते हुए और डंबल उठाते पता नहीं क्या करते करते वायरल हो रही हैं, क्या एक पैरेलल अल्टरनेट लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिएट कर रही है? मेरे नहीं ख़्याल कि हो सकेगी। इसकी वजह ये है कि इनकी जो अपनी बीवी है वो अपने बेटों को रिप्लेस करना चाहती है इंस्टेड ऑफ कि इनकी बहन अपने बेटों को रिप्लेस करना चाह रही इनकी कौन सी भाई? है। मौजूदा आइफ या साहब का? आप ये कहें कौन सी वाइफ़? नहीं मैं साहब वाइफ़ की जो जुमाइमा साहबा है की ख़्वाहिश यही है। अब देखिए वो गाए-बगाए जो है वो खान साहब की सपोर्ट में आती भी रही है। जब इनके बनी गाला वाले उसके पेपर्स का मसला था तो वो पता नहीं कहाँ से ढूँढ-ढाँड़ के ले आई थी जिनका ये बने उसको गिफ्ट किया हुआ है। सो अल्टीमेटली उसके पीछे उसकी एक वजह है। वजह क्या है? आप देखें कि उनका उसका अपना अज़ीज़ ज़ारी उसका अपना रिश्तेदार जिनका अपना साला जो है खान साहब का, वो ये वहाँ के यूके की पॉलिटिक्स के अंदर बैठा हुआ है।
तो आपको क्या लगता है कि जिसका भाई सियासत में होगा वो ये नहीं चाहे कि उसका बेटा सियासत में आए, और जिसका एक्स हस्बैंड अगर पॉलिटिक्स में है तो वो ये नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद जो है वो उसको रिप्लेस कर दे। तो आप देखें ना, ये टांडे एक ही जैसे हैं। ये अंदर कहीं जाके फैमिली उसके ऊपर जाके ये मुंतज होती है, ये सारी की सारी सियासत, या इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है और अल्टीमेट क्लाइमेक्स ये है, ये उस तरफ जा सकता है। एक बात। और दूसरी, इनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो हमें लग, मसलन इनकी इनकी जो मौजूदा वाइफ है, वो अपने बच्चों को आगे लेके आना चाहती है। देखिए, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि जो इनकी जो सिर्फ जी जमाइमा का हक तो सिर्फ नहीं है ना, बुशरा साहब अल्लाह भला ऐसा हाथ तो इनका ना, मुखिया तो इनकी पहनी थी ना। इनके कहने पे जाके वो याद है, इन्होंने दरबार के अंदर झाड़ू शाड़ू भी दिए थे और वो सारा कुछ किया था। तो वो एक मतलब है कि उस वक़्त एक माहौल बनाया गया था ना। तो वो माहौल बनाने वाली जो है वो ये मौजूदा बेगम थी इनकी। और फिर ये मौजूदा बेगम ही थी जो जो पिछला जो इनका बहुत इन्होंने कोशिश की थी, जो एजिटेशन और जिस किस्म का इन्होंने एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा करने की कोशिश की थी, उसको लीड करने वाली भी इनकी मौजूदा बेगम थी। तो इसका जो एक रस्साकशी चल रही थी वो हाँ। अलीमा साहिबा के इनकी दरमियान। बहन और इनकी बेटी, इनकी बहन, इनकी बीवी और इनके बच्चे और इनके भांजे, और फिर वो लोग जो पुराने कारकुन हैं और वो जो नए कारकुन हैं, और वो जो वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठा हुआ है, वो उसकी एक अपनी ही तान है। ओहो! इसके बाद तो इसलिए वो आपको बिल्कुल तो नहीं तो कहते। ये जो अली अमीन के ऊपर बार-बार सवाल उसके अपने पार्टी के लोग, उसके अपने वर्कर लगाते हैं कि अली अमीन जो है वो लास्ट मोमेंट के ऊपर सारी गेम जी खराब कर देता है, किसके साथ मिला हुआ है। तो अगर अली अमीन इतना ही ज़्यादा इनसाइडर है, इतना स्पॉइलर है, हर चीज़ को खराब कर देता है, तो वो अभी तक वज़ीर आला क्यों है फिर? देखिए, वो वज़ीर-ए-आला इसलिए कि उनके पास खान साहब की एक चीज़ है कि वो एक तो अंदर बैठे हुए हैं। केसेस है, मसाइल है। अब अगर वो ये वाला भी क्राइसिस खड़ा कर देंगे ना, अगर अली अमीन को गंडापुर को हटा देते हैं, तो फिर अली अमीन गंडापुर अकेला नहीं जाएगा। उसके साथ एक बहुत बड़ा और ग्रुप है जो उसको वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, जो बेनिफिशियरी है ना, इस पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी है केबीके के अंदर। और वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनको अली अमीन गंडापुर जो है वो उनको लेके चल रहा है और उनको फ़ायदे दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उनसे कोई कस्में नहीं ली होगी? यहाँ पे तो बात ही पहले वो कसम से शुरू होती है कि फिर ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ। नहीं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब जो हैं वो इतने ज़्यादा मशकूक हैं, अपनी तमाम जो पॉलिटिकल क़यादत इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, वो किसी के ऊपर भी एतमाद नहीं करते, कायदे-हस्ब इख्तिलाफ भी अपनी पार्टी की वजह से किसी को नामज़द नहीं करते कि कोई और लीडर ना बन जाए। अब सारे मेन डिसीज़न्स तमाम फ़ैसले आप देखिए कि जेल से बाहर आके मुलाकात के बाद अलीमा खानम लोगों को बताती हैं। तो खान साहब जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उनको कोई भी नज़र नहीं आता, कोई एक भी ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जिसके ऊपर वो एतमाद कर सके या उसको अल्टरनेट लीडर के तौर पर जो है जब तक वो अंदर पेश कर सके। देखिए, इनमें हालाँकि इनके पास बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ जो अपोज़िशन पार्टीज़ है, ये जो गवर्नमेंट की पार्टीज़ है या बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो ट्रस्ट करते हैं। लेकिन खान साहब उन पे ट्रस्ट नहीं, और खान इसलिए ट्रस्ट नहीं करता कि उसको ये लगता है कि उसकी स्ट्रगल सारी की सारी कोई बेच देगा। और इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है ना। आप देखें ना, शामोद कुरैशी की कभी बात नहीं हुई, वो भी अंदर है। फिर इनकी यास्मीन राशिद साहिबा वो अंदर है। उसके ऊपर कभी ये बात नहीं करेगी, कोई पीटीआई वाला उसके ऊपर भी बोलता है। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा, खान को निकालो। अच्छा, खान के अलावा जो बाकी लोग हैं उनको कौन निकालेगा? और उनके लिए कभी आपने तो ये किसी एक एक्टिविस्ट को भी और नहीं करते ये। वो करते नहीं है ना, वो नहीं करते। और ये तो खुश है कि अच्छा है, सामू कुरैशी अंदर है, वरना वो एक सेकंड क्लास लीडरशिप थी कि खान के बाद शायद वो जो है वो लेके चलता, पार्टी को लेके चल सकता था, वो नहीं रहा। आप ज़रा उनकी बातें सुने ना, ये हाशमी साहब की। हाशमी जब इनके साथ था, वो जिस तरह की बातें करता है कि जो डिक्टेटरशिप खान ने पार्टी के अंदर रखी हुई थी, कि वो किसी को बोलने नहीं देता था, सारे फैसले वो कहते थे ठीक है बात कर लो, लेकिन आखिरी फैसला मेरा होगा। और फिर वो खान का ही फैसला आखिरी होता था। सो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी और का फैसला वो अब होने दे, और उस सूरत में जबकि वो अंदर बैठा हुआ है। तो उसको लगता है कि अगर ऐसा हो गया कि मैंने किसी के हाथ में बागडोर दे दी, तो फिर अल्टीमेट काम ना हो कि वो बैठ के यहाँ पे वो दाव सर बाहर होता था और फैसले यहाँ पे वो उनकी राब्ता कमेटी कर रही होती थी, और राब्ता कमेटी उनसे ज्यादा सख्त फैसले कर रही होती थी, और ज्यादा वाहियात फैसले कर रही अच्छा है ना शहीद साहब, एक और चीज़ भी हमने देखी है कि खान साहब एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के अंदर मोड के अंदर आ गए हैं कि उन्होंने बाकायदा आर्मी चीफ का नाम ले लेकर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। 9 मई से बाकायदा इनकारी है और माफ़ी तो बहुत ही दूर की बात है, और 9 मई की जो होना वाक़या फिनोमिना इसी से इनकार कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेजेस की बात करते हैं कि जी वो चुरा ली गई हैं। आपको क्या लगता है कि एक लास्ट डेस्परेट मूव आपको नज़र आता है क्या ये? हाँ, देखें, वो इसके इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि उनको पता है कि मुझे सज़ा हो चुकी है।
अब मेरे पास से बाहर तो मैं निकल नहीं सकता, चीज़ें जो है मेरे हाथ से निकल रही थी। वो जो सपोर्ट इसको लग रहा था लोग उठ खड़े होंगे और पता नहीं इधर इनकलाब आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा, और मेरे लोग जो हैं मेरे लिए निकल के और वो पता नहीं 5 अगस्त में हो गया। केले तोड़ देंगे, दरवाजे खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आ जाएगी और ट्रम्प साहब भी जो है वो बीच में कूद पड़ेंगे, और एक उसको लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। और नतीजा ये है कि सब अपनी अपनी जगह पे ठंडे हैं, खामोश है, चुप है, और सिस्टम चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। तो उसको लग रहा है कि यार मैं तो कहीं नहीं नज़र आ रहा ना इसमें। अब वो ये है कि वो कन्फ्रंटेशन में उसकी ये हमेशा से ये है कि पहले डराओ फिर डर जाओ। तो पहले भी इसने डराने की कोशिश की थी, जब नहीं डरा तो फिर ये खुद डर गया था। अभी फिर ये एक दफ़ा इसने कोशिश की है कि चलो थोड़ा-सा और बाहर निकल के, लेकिन एक चीज़ आप देखें, खान तो अंदर है, वो ट्वीट नहीं कर सकता। कोई और ही ट्वीट कर रहा है ना। तो वो जो भी कर रहा है वो खान साहब का सगा तो नहीं है। हाँ, अब ये समझे आप कि अगर फ़र्ज़ करें और इसमें इनके पास होगा, आप लिख लें, खान ने कल को इनकार करता रहा तो मुझे भी पता नहीं, मैं तो अंदर था, मुझे क्या पता मेरे पे आपने किसने ट्वीट कर दिया। मैं इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने शॉट भी खेल ली है और मानना भी नहीं, और ये इनका पुराना वतीरा है, ये आज का नहीं है, ये तो काफ़ी अरसे से वतीरा है। और फिर ये ढूँढेंगे, अच्छा जी किसने ट्वीट किया था, किसने ट्वीट हैंडल कौन था जी, क्या हैंडलर, ये तो ये ट्वीट पता नहीं कहाँ से हुआ, पुराना बंदा था, उसको भी निकलना कुछ भी नहीं है। और ये इन्होंने सिर्फ़ टेस्टर लगाया है कि ज़रा देखते हैं कि हम ज़रा थोड़ा आँखें दिखा के देखते हैं, अगर आँखें दिखाने पे काम बन गया तो ठीक है, तो फिर आँखें झुका लेंगे। ये बड़ी आपने अच्छी फाइन इलस्ट्रेशन दे दी तमाम चीज़ों की कि जो इस वक़्त पॉलिटिकल डायनामिक्स बन रहे हैं। दोबारा आपको ज़हमत देंगे, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।